वह काम्या से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। रमन, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जो मुझे माँ बना सके। मैं तुमसे ही बच्चा पाना चाहती हूँ। मालिक का मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। रमन ने इधर उधर देखा। शायद उसके मालिक रणधीर सिंह गलती से मोबाइल फोन भूलकर कहीं बाहर गए हुए थे। रमन ने दौड़कर फोन उठा लिया और कान से लगा लिया। उधर से किसी औरत की रौबदार आवाज आई, हेलो, मैं काम्या की माँ बोल रही हूँ। अरे, ये तो मालकिन की माँ है। अपनी मालकिन की माँ का फोन सुनकर रमन घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे, रमन बोल रहा है क्या? उनका नौकर? जी मालकिन, मैं रमन बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। कल काम्या बता रही थी कि तू काम्या का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखता। क्या यह बात सच है? रमन और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मैं तो काम्या मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। रमन ने राहत की सांस ली। फोन की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लगता है ये काम्या मालकिन का ही फोन था। जब से वो इस घर में आई है तब से ना जाने कई बार उसे बेवकूफ बना चुकी है। उसने छुपकर आंगन में झांका। काम्या मालकिन हाथ में फोन लेकर जोर जोर से हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। रमन सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। काम्या रणधीर सिंह की दूसरी पत्नी थी। गांव वालों का कहना था पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हुआ तो इसके चलते रणधीर सिंह ने उन्हें घर से निकाल दिया था। बाद में वे मर गई थी। काम्या पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। वह रणधीर सिंह से इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और आंसुओं की वजह से उसने अपने हालात से समझौता कर शादी को मजबूर हो गई थी। काम्या को लग रहा था कि उसकी जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। शादी के कुछ महीनों तक काम्या बिल्कुल गुमसुम बनी रही। हालांकि रणधीर सिंह काम्या की देख रेख और सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते थे, इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच उम्र का फासला काम्या को खुलने नहीं दे रहा था। रमन घर का नौकर था। हम उम्र रमन से गपशप करना काम्या को कुछ अधिक ही भाता था। समय गुजरता रहा और काम्या का जख्म भी धीरे धीरे भरता चला गया और वो खुलकर रमन से हंसी ठिठोली करने लगी। एक दिन रणधीर सिंह किसी काम से गांव की पंचायत में गए हुए थे, तो काम्या ने बात करने के बहाने रमन को अपने कमरे में अंदर बुला लिया। काम्या रमन की आंखों में झांकते हुए बोली, बताओ रमन, उस दिन फोन पर तुमने मेरी माँ से क्या बातें की थी? रमन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए बोला, आपकी माँ कह रही थी कि मैं आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मेरी माँ ठीक ही तो कह रही थी। तुम हमेशा मेरे सामने शर्माए हुए से खड़े रहते हो। तुम्हारे अलावा कोई और तो है नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं किससे बातें करूं? तुम्हारे मालिक की तो लाल लाल आंखें और बड़ी बड़ी मूछें देखकर मैं तो डर ही जाती हूँ। उनकी उम्र और चाल ढाल देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही तो हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। काम्या बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस बेमेल शादी पर गांव वाले क्या कुछ नहीं कह रहे थे। यह शादी तो खुद रमन को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर वह करता भी क्या, उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी। इसलिए वह चुपचाप खड़े होकर काम्या की बात सुनता रहा। रमन चुप था तो काम्या बोल पड़ी, रमन, मैंने तुम्हारी शादी के लिए अपने मायके में 60 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत पसंद की है। तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी। 60 साल की औरत? रमन की आंखें चौड़ी हो गई। काम्या ने कहा, तो इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी किसी 60 साल के मर्द से हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? रमन बोल पड़ा, नहीं मालकिन, शादी तो बराबर की उम्र वालों के बीच ही होनी चाहिए। तो जब तुम्हारे मालिक ने मुझसे शादी की तो तुमने उन्हें समझाया नहीं? उन्होंने मेरी खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? काम्या की आंखें आंसुओं से भर आईं। समय का पहिया घूमता गया। काम्या की शादी के 6 साल हो गए, फिर भी आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। काम्या को बाबा, ओझा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गांव समाज ने काम्या को बांझ कहना शुरू कर दिया। काम्या भी दिलेर किस्म की औरत थी।
उसे बाबाओं का चक्कर लगाना अच्छा नहीं लगता था। उसने शहर के बड़े डॉक्टर से खुद का और अपने पति का चेकअप कराने की ठानी। शहर के जाने माने डॉक्टर ने दोनों के सैंपल जांच लिए और रणधीर सिंह से बोला, 1 हफ्ते बाद काम्या की एक और जांच होगी, फिर आपको सारी रिपोर्टें दे दी जाएंगी। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। रणधीर सिंह दोबारा काम्या का चेकअप कराने में ना नुक्कड़ करने लगे, लेकिन काम्या ने भी जिद पकड़ रखी थी। उसकी जिद के आगे रणधीर सिंह की एक न चली। आखिर में रमन को लेकर जाने की बात तय हुई। अगले दिन काम्या रमन को साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। काम्या का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट सौंपते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मां नहीं बन पाएंगी क्योंकि आपके पति की रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपके पति की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए उन्हें दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। काम्या को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डॉक्टर उसकी हालत को देखते हुए बोला, मैडम आप घबराएं मत, विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, मां बनने के और भी रास्ते हैं, अगर आप चाहे तो। काम्या डॉक्टर के चैम्बर बाहर आ गई। बाहर रमन खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। वह काम्या को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है और शाम भी हो चुकी है, चलो ना आज किसी गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही गांव की पहली बस पकड़ लेंगे। रमन ऑटो रिक्शा में बैठते हुए बोला, मालकिन अभी गांव जाने वाली एक बस का समय होने वाला है, हम लोग उससे निकल चलते हैं। आज हम लोगों गांव नहीं पहुँचे तो कहीं मालिक हम पर नाराज ना हो जाए। काम्या ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे मालिक की परवाह नहीं, उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो दोनों एक गेस्ट हाउस में रुके। 2 बेड वाला कमरा काम्या ने बुक कराया। उसके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति में ही खोट है, फिर भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी से बच्चा नहीं होने पर घर से धक्के मारकर निकाला था। अगर मैं इस बात को सबके सामने जाहिर कर दूं, तो यह समाज मुझे ही गाली देगा, और ये भी हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। फिर काम्या का ध्यान डॉक्टर की बातों पर गया। डॉक्टर ने बच्चा पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके की बात की थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या रणधीर सिंह अपनी झूठी शान के चलते मुझे ऐसा करने देंगे। इन विचारों के भंवर जाल में फंसी काम्या अपने को बेबस पाकर सुबकने लगी। नींद रमन को भी नहीं आ रही थी। काम्या के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह उसके पास आकर बोला, आप रो क्यों रही हैं? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? क्या कोई चिंता की बात है? काम्या ने जैसे कुछ फैसला कर लिया हो, उसका सुबकना बंद हो गया। वो रमन का हाथ पकड़कर बोली, रमन क्या तुम मेरा साथ दोगे? जो काम रणधीर सिंह 6 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है, बोलो मेरा साथ दोगे? रमन काम्या की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। काम्या रमन के गले लग गई। उनका पूरा बदन आग की तरह जल रहा था। रमन स्तब्ध रह गया। वह काम्या से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। रमन, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जो मुझे माँ बना सके। मैं तुमसे ही बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं मालकिन, यह तो नमक हरामी होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रमन, यह वक्त नमक हलाली या नमक हरामी का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह तुम हो जो मेरी आस पूरी कर सकते हो। सोच लो, अगर मैंने माँ बनने की चाह में घर की चौखट पार की, तो तुम्हारे मालिक की इज्जत नहीं बचेगी, उनकी तनी हुई मूछें नीची हो जाएंगी। कहते हुए काम्या ने रमन को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने रमन को मदहोश बना डाला। उसने काम्या को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि उनके मुंह से आ निकल पड़ी। घर में भी लुक छिप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिर में काम्या वह मंजिल पा चुकी थी जो वह चाहती थी। गोद भराई वाले दिन रणधीर सिंह फूले नहीं समा रहे थे। काम्या दिल से रमन की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था।